ऑफ सोशलाइजेशन यानी हमारे सामाजिकीकरण के जो अभिकर्ता हैं, कौन लोग हैं जो हमें सामाजिकीकरण सिखाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसमें जो एक महत्वपूर्ण भूमिका जिस पर मैंने चर्चा की थी वो था हमारा परिवार। और परिवार के बाद से जो अन्य महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी दिखाई पड़ती है वो होती है हमारा आस पड़ोस, यानी हमारा जो नेबरहुड है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे सोशलाइजेशन में। पेरेंट्स के अलावा, माता पिता के अलावा हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी हमारे सामाजिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब हम उनके साथ कोई आमने सामने की फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं तो लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं, वो हमें देखते हैं और हमारे क्रियाकलापों पर नजर रखते हैं और हमें बहुत सारी चीजें सिखाने में भी मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम अन्य अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो उस अंतःक्रिया द्वारा भी हम अपने समाज के रीति रिवाजों को, समाज में जो प्रचलित प्रैक्टिसेस हैं उनको किस तरीके से क्रियाकलाप किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें भी हम अपने पड़ोसियों से, अपने नेबरहुड से सीखते हैं वहां पर। और वो जो सीखना होता है वो मीन्स जो हमारे पड़ोसी होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो भी हमारे लिए एक मॉडल का काम करते हैं। उनको देख करके, उनके द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों को देख करके या उनके द्वारा भी दिए जाने वाले अभी अगली उसमें मैं चर्चा करूंगी, अनुमोदन के द्वारा भी हम सीखते हैं। परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंट है जो हमें सोशलाइजेशन सिखाता है। नेबरहुड एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंट है जो हमें सोशलाइजेशन सिखाता है। जब बच्चे का आस पड़ोस जो है वो बहुत गर्मजोशी भरा होता है, वहां पर लोग सहयोगात्मक रवैया रखते हैं, तो वो निश्चित रूप से बच्चे को एक सामाजिक व्यक्ति बनाने में मदद करता है। जबकि अगर बहुत सारे शोधों में ये देखा गया है कि अगर किसी बच्चे का जो नेबरहुड है वो बहुत आक्रामकता से भरा हुआ है, वहां रोज गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, वहां पर लड़ाइयां होती हैं, तो अगर बच्चा इस तरीके के एग्रेसिव और वायलेंट लोगों के साथ से घिरा हुआ होता है तो इस बात की बहुत बड़ी संभावना हो जाती है कि वो अनसोशल या एंटी सोशल बिहेवियर्स को सीखेगा। तो इसलिए जब हम कहीं किसी जगह पर रहने के बारे में सोचते हैं या बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर रीलोकेट करने के बारे में सोचते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि वहां पर आस पड़ोस या उसकी सराउंडिंग्स किस तरीके की है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जिस सराउंडिंग में, जिस आस पड़ोस में रहते हैं वो हमारे व्यवहारों को बहुत गंभीरता से प्रभावित करता है और वहां से भी हम बहुत सारी चीजों को लर्न करते हैं। इसके अलावे एक और दूसरा जो सोशल एजेंट है जिसके द्वारा हम सोशलाइजेशन सीखते हैं वो है हमारे पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब हमारे दोस्त, मित्र, संगी साथी जिनको हम कहते हैं, वो सारे लोग हमारे जो अक्सर जो है वो हमारे हमउम्र होते हैं और जिनके साथ हम या बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत बार, बहुत ज्यादा बार उनके साथ अंतःक्रिया करता है। जैसे बच्चे जब विशेष रूप से जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वहां पर उनके पीयर ग्रुप उनके लिए उनका पीयर ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसके साथ उसकी दोस्ती होती है, उनके साथ होने वाली जो अंतःक्रिया है उसके द्वारा भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। और विशेष रूप से ये जो पीयर ग्रुप है उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है जब हम टीनेज में पहुंचते हैं, यानी जब किशोरावस्था में एक बच्चा पहुंचता है तो वो जिस तरीके से वो अपने जो उसके मित्र गण होते हैं उनसे वो तमाम सारे विषयों में उसकी रुचियां वहां से विकसित होती हैं। उसका कम्युनिकेशन स्टाइल यानी उसका बातचीत करने का जो तरीका है वो किस तरीके से सही या गलत जो व्यवहार है वो सारा कुछ जो है वो अपने संगी साथियों से सीखता है। तो बहुत बार ये देखा गया, फ्रायड ने इसीलिए जो टीनेज पीरियड होता है उसको उन्होंने नाम दिया लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज वह अवस्था होती है जहां पर कि सबसे जो किशोरों का सोशलाइजेशन होता है
वो सबसे इंटेंस होता है, सबसे तेज होता है और सबसे जल्दी घटित होता है। और किसी भी व्यक्ति पर उसके पीयर ग्रुप का प्रभाव ऐसा शोधों में पाया गया है कि जो संगी साथी या पीयर ग्रुप होते हैं उनका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा होता है और बहुत लंबे समय तक रहता है, या जीवन पर्यंत भी रहता है। फ्रेंडशिप या दोस्ती अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो तमाम तरीके के हमारे इमोशंस को, तमाम तरीके के दूसरे फंक्शंस को करती है और उसके साथ ही साथ वो हमारे सामाजिकीकरण के लिए भी ये पीयर ग्रुप या ये जो हमारा फ्रेंड्स का जो समूह होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जब ये फ्रेंड्स ज्यादातर कहाँ बनते हैं, तो ज्यादातर जब बच्चा फॉर्मल स्कूलिंग में जाता है, जब औपचारिक रूप से वो शिक्षा ग्रहण करने लगता है, तो स्कूल एक औपचारिक एजेंसी के रूप में कार्य करता है जहां पर कि सोशलाइजेशन घटित होता है। स्कूल में केवल पीयर ग्रुप ही नहीं होता है, आपके सीनियर होते हैं, आपसे नीचे वाले जूनियर्स भी होते हैं, टीचर्स होते हैं, बहुत सारा वहां पर नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। तो ये सारे के सारे लोग बच्चे को सोशलाइजेशन सिखाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहां पर लोगों के साथ, हर तरीके के लोगों के साथ जब बच्चा अंतःक्रिया करता है, इंटरैक्शंस करता है, तो वो अलग अलग तरीके के स्किल्स को, अलग अलग तरह के कौशलों को सीखता है और वो ये भी सीखता है कि हाउ टू बिकम अ प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि हम यहाँ से अपने देश के लिए एक बेहतर और प्रभावी नागरिक के रूप में कैसे बनेंगे। ये जो जरिया है वो भी स्कूलों के द्वारा आता है। आपने देखा होगा स्कूल में टीचर्स जो होते हैं, क्लासरूम में अक्सर जब कोई मिसबिहेव करता है, यानी जो सामाजिक मानक हैं या स्कूल के द्वारा जो मानक या नियम निर्धारित किए गए हैं उससे उसके अतिरिक्त कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई विद्यार्थी दुर्व्यवहार करता है, तो टीचर उसको दोनों ही तरीकों से, दंड के द्वारा भी और उसको पुरस्कार दे करके भी, दोनों ही तरीकों से, बेहतर व्यवहार करने पर पुरस्कार दे करके और दुर्व्यवहार करने पर दंड के द्वारा भी सामाजिक मानकों को सिखाता है। और यही चीजें फिर उसके जब स्कूल के बाहर वो परिवार में होता है या समाज के दूसरे संस्थाओं में होता है, तो वहां पर भी वो इसको लेकर के जाता है और वहां पर वो सीखता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि रिलीजन, यानी जो हमारा जिस भी धार्मिक विचारधारा को हम अनुपालन करते हैं, वो भी हमें विशेष रूप से एटीट्यूड्स, अभिवृत्तियों और मूल्यों को सिखाने में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये देखा गया है कि बहुत सारे जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि हिंदू धार्मिक आस्था के हिसाब से कर्म में विश्वास, द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा जो है ये रिलीजियस टीचिंग के द्वारा आ रही है कि किस तरीके से आप जैसा कर्म करते हैं आपको उसके हिसाब से ही आप अपने जो भी एक्टिविटीज हैं वो कर्म के द्वारा भागी होते हैं। सो बहुत बार ऐसा होता है कि रिलीजन हमारे आइडियाज को, हमारे ड्रेसिंग सेंस को, हमारे बोलने के तरीके को, हमारे हाव भाव को, बहुत सारी चीजों को कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है और हम क्या अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्या उपयुक्त व्यवहार करेंगे, इस पर भी रिलीजन का बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो मेजर एजेंट्स, जब हम परिवार से बाहर निकल जाते हैं, परिवार के बाहर अतिरिक्त भी बहुत सारी जगहों पर हम अंतःक्रिया करने लगते हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका आती है, वो होती है संस्कृति। आप अक्सर सुनते होंगे क्या संस्कार सिखाए हैं, तो जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृति संस्कारों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का कार्य करती है। संस्कृति या कल्चर हम किसे कहते हैं ये भी थोड़ा बहुत समझना बहुत आवश्यक है। कल्चर जो है वो उसका तात्पर्य है कि जो हम बहुत सारे जो हमारे शेयर्ड बिलीव्स हैं, एटीट्यूड है, मोटिवेशंस हैं, एक्टिविटीज हैं, रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, ये शेयर्ड हैं। और कल्चर कुछ ऐसा नहीं, कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, यानी जो हम जिस वातावरण में हम रहते हैं उसमें कल्चर जो है वो मनुष्यों ने ही निर्मित किया है। और ये जो कल्चर है ये बहुत समय लेता है किसी कल्चर को बनने में, लेकिन वो कल्चर जो है वो हमारी पर्सनालिटी को और हमारे सामाजिक व्यवहारों को गढ़ता है। यानी संस्कृति क्या करती है, वो हमारे व्यक्तित्व को और हमारे
सामाजिक व्यवहारों को गढ़ने में मदद करती है। और कल्चर भी उसी तरीके से है जिस तरीके से लोग धर्म को या रिलीजन को, डिफरेंट रिलीजन्स को, लोग अलग अलग धर्मों को बिलोंग करते हैं, उसी तरह लोग अलग अलग संस्कृतियों को से संबंध रखते हैं। और ये सभी जो है वो हमारे बेसिक व्यवहारों को शेप करने में, उनको गढ़ने में मदद करता है। आज के समय में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा एजेंट जो सोशलाइजेशन का दिखाई दे रहा है वो है मास मीडिया। जब हम मास मीडिया कहते हैं तो मास मीडिया में प्रिंट मीडिया भी आता है और नॉन प्रिंट या जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं वो भी आता है। प्रिंट मीडिया यानी जो हमारी किताबें हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, और नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें रेडियो, टेलीविजन, मूवीज अभी आ गया है, सोशल मीडिया भी आ गया जिसको हम इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सारे कुछ जो हैं ये मास मीडिया मतलब वो माध्यम जो बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन में एक साथ सूचनाओं को प्रसारित करने का कार्य करता है। तो मास मीडिया जो है वो हमें सूचित भी करता है, वो हमें शिक्षित भी करता है और वो हमें हमारा मनोरंजन भी करता है। तो द फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड इंटरटेन पीपल। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ दशकों में बच्चों पर एक नाटकीय ढंग से सोशलाइजेशन जो वो उनका हो रहा है वो विशेष रूप से अगर मैं एम्फेसाइज करूं तो टेलीविजन के माध्यम से पिछले कुछ दशकों में हम लोगों के घर घर का हिस्सा हो गई है टेलीविजन। और ये टेलीविजन ने बच्चों के सोशलाइजेशन को बहुत नाटकीय ढंग से प्रभावित किया है। बच्चे टेलीविजन के द्वारा, वो माँ बाप भी उतने महत्वपूर्ण कई बार एजेंट नहीं रह गए हैं जितना कि टेलीविजन में दिखाई जाने वाली सामग्रियां हैं। आज के समय में अगर हम कहें तो टेलीविजन और उसके साथ साथ अन्य तरीके के जो सोशल मीडिया हैं, जो एप्स हैं, इंटरनेट साइट्स हैं, ये सारे के सारे सोशलाइजेशन के एजेंट्स हो गए हैं। बच्चे भाषा, पहनावा, कैसे अपने आप को कैरी करना है, कैसे व्यवहार करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो इस मास मीडिया के माध्यम से सीख रहे हैं। और ये हमारे ओपिनियंस को, हमारे मतों को, हमारी धारणाओं को बहुत गंभीरता से प्रभावित कर रही है। और इसलिए अभी की स्थितियों में माता पिता का एक बहुत बड़ा, माता पिता और साथ साथ में शिक्षकों का एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया, बहुत बड़ा सरोकार है कि बच्चों को मास मीडिया में दिखाए जाने वाली, या यूं दूसरे शब्दों में कहें मास मीडिया में परोसी जाने वाली जो चीजें हैं उनमें से कैसे वो ये ग्रहण करें कि क्या उसमें महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। उस इन्फ्लुएंस को किस तरीके से हम छान करके, और जो बच्चे के नाजुक दिमाग के हिसाब से जो उसकी कोरी स्लेट है दिमाग की, उस पर कौन सी चीजें लिखी जाएं, कौन सी चीजें गढ़ी जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जैसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, बहुत सारे जो पर्सनालिटीज या सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी सोशलाइजेशन के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। और खेल खुद भी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के साथ साथ खेल, मतलब जब बच्चे विभिन्न तरीके के आउटडोर या इनडोर स्पोर्ट्स का हिस्सा बनते हैं तो वहां पर भी वो तमाम तरीके के सोशल स्किल्स को सीखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कैसे कोऑपरेशन करना है, सहयोग किस तरीके से करना है, फ्रस्ट्रेशन को कैसे टॉलरेट करना है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि हम स्पोर्ट्स के माध्यम से सीखते हैं। इसके अलावा वर्क प्लेस, हमारा जो कार्य क्षेत्र है, वो भी तमाम तरीके के स्किल्स को, दुनिया के बारे में एक नजरिया को विकसित करने में उसकी भी भूमिका होती है। तो जब हम किसी जगह पर जाकर के कोई नए कार्य क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करते हैं तो वो भी हमारे लिए सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें तो फैमिली, नेबरहुड, आपके मास मीडिया, कल्चर, रिलीजन, स्कूल, पीयर ग्रुप और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना या हमारा वर्क प्लेस, ये सभी कुछ हमारे सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं। और जो मैंने आपसे पहले ही चर्चा की थी कि सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है जो चलती ही रहेगी। तो हम स्कूल से निकल करके जब कार्यक्षेत्र में जाते हैं, कॉलेज से निकल के कार्यक्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पर भी एक जगह से अगर मान लीजिए किसी ऐसे जॉब में है जहां ट्रांसफर्स होते हैं, तो हर वर्क प्लेस आपका कल्चर अलग होता है, हर वर्क प्लेस की
गतिविधियां अलग होती हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं और कई बार हम अलग अलग तरह के स्किल्स को भी लर्न करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो विभिन्न प्रकार से सोशलाइजेशन के एजेंट्स होते हैं।